जिसमें में पहले वैक्सीनेशन की जाती है। अगर कोई मामूली बीमारी हो तो उसके लिए अग्रिम में वैक्सीन नहीं डलें, तो क्योंकि उसका आपके पास ट्रीटमेंट होता है, और आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे तो वह ट्रीटमेंट आपकी बीमारियों को अच्छा करेगा। तो चलते हैं, उसके सबसे पहले इम्यूनाइज़ेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। इम्यूनाइज़ेशन की ज़रूरत खास तौर पर बच्चों को खतरनाक बीमारी से बचाने का तरीका है। अगर अभी बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जा चुका हो और बाद में बीमारियों के जैसे रिम्स में दाखिल होने से बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं, तो बाद ज़रूरत देकर इस बीमारियों से लगने का खतरा हो सकता है। अगर बच्चों से बीमार वाजदे और टीके ना लगाएं तो बच्चों की तादाद बढ़ जाती है, तो बीमारी खतरनाक होता है, इससे बीमारी में वबा फैल जाती है। जब तक बीमारी का ख़त्म पूरी दुनिया से ना हो चुका हो, उस वक़्त तक बच्चों को इम्यूनाइज़ नहीं करना बंद नहीं किया जा सकता। मसलन 1979 में हर मुल्क का चेचक बीमारी का ख़त्म हो गया। इस बीमारी का इम्यूनाइज़ेशन भी बंद करने की उम्मीद है। कुछ साल पहले भी पोलियो और खुसरा का तो ख़त्म मुमकिन हो जाएगा। पूरी दुनिया के 4 मुल्कों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, नाइजीरिया में अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इम्यूनाइज़ेशन उस वक़्त पड़ती है, तो मैं आपको बताया, जब कोई बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है तो उसकी वैक्सीन बनाई जाती है, ताकि आपके जिस्म में एंटीजन डाल दी जाएँ और आपको बीमारियों से महफूज कर लिया जाए। तो इम्यूनियाज इसलिए भी किया जाता है ताकि आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए। तो इस वक्त जो अब अगर आपके अपने बच्चे को, मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर अपने बच्चे को हिफाजती टीके नहीं लगाएंगे तो हिफाजती टीके लगाने से ये होगा कि आपके बच्चे को बीमारी हो सकती है, और हर हफ्ते महीने बाद कोई भी बीमारी हो गई वो ज़्यादा संगीन हो सकती है, और आप जिस तरह भी किसी भी इलाके, शहर या मुल्क में उसकी बीमारी का कम होना ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। जैसे 1979 में चीचा की बीमारी आई थी, जो कि ख़त्म, इसका उस दौर में उसका भी ख़त्म हो गया था, और फिर उसकी वैक्सीन आना बंद हो गई क्योंकि वो बीमारी भी बंद हो गई थी। और उसके बाद अब जो न्यू आई है करोना, और करोना भी आई है और पोलियो भी आई है। जो करोना की तो अब वैक्सीनेशन आ गई है, ताकि जो लगाएंगे जो रिज़ल्ट आएगा तो वो भी उस सलाह के मुताबिक देगा, क्योंकि ये जो वैक्सीनें होती हैं आपको पता है कि ये 1 साल में नहीं बनती। ये इसका कम से कम भी पीरियड, अगर आप इसको अच्छी से अच्छी वैक्सीन बनाने चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको जिस चीज़ पर अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट किसी रैबिट या रैट पे करते हैं, चूहे या खरगोश पर। ये मैं इसको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि चूहे और खरगोश की क्लासिफिकेशन ऐसी है जैसे इंसान की। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो पोलियो जो भी मर्ज़ है, आपको मैं अपने टॉपिक की तरफ वापसी आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत किस वक्त पड़ती है। तो मुझे पोलियो की बीमारी भी आपको पता है कि पूरे दुनिया में 4 मुल्क हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो की बीमारी की रोकथाम नहीं हो चुकी। उसमें से एक पाकिस्तान है, इंडिया है जिसको आप भारत भी कहते हैं या फिर हिंदुस्तान भी कहते हैं, और नाइजीरिया है, और अफ़गानिस्तान। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के बंदे ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम खुद भी बड़ा होता है, और वहाँ से कुछ कुछ जो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये वो बीमारी हो सकें, क्योंकि उनके पास वसाइल की कमी होती है और रोज़गार नहीं होते, तो इस वजह से भी वहाँ के लोग बीमार हो सकते हैं। तो अब आ रहा है एक्टिविटी रोल प्ले। तो एक्टिविटी डिस्पेंसर, आपको पता है कि मैं अब आपको एक मिसाल देना हूँ। डिस्पेंसर क्लास में जो 2 स्टूडेंट होते हैं, एक डिस्पेंसर एक बाप, इसका छोटा बच्चा का किरदार अदा करें। तब आप टीकों से खुशनुमा और मुतमईन नहीं हैं, और वो डिस्पेंसर से बहस कर रहा है कि बच्चे को इम्यूनाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप किसी डिस्पेंसर में के साथ, अगर कोई बाप ने बच्चे के साथ डिस्पेंसर में जाता है तो वो उस डिस्पेंसर के पास उसको इंजेक्शन लगवाने से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि सेटिस्फाइज करने की से या फ़ायदा भी होगा या नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये ऐसे ही लगाते हैं, शायद अपना कोई ख़र्चा पानी या फिर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं। और डिस्पेंसर बाप को समझाया कि इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरी है, इससे बच्चे का ख़ानदान मशरा का मुल्क को फ़ायदा क्या होगा। तो वो डिस्पेंसर का ये काम होता है कि वो उसको समझाता है कि इससे अगर आप ये इसको हिफाजती टीके लगवाएंगे तो आपको आइंदा आने वाले सालों में इसकी कोई फ़िक्र ना नहीं होगी, और आपका जो भी आपकी फ़ैमिली के अंदर रहने वाले बच्चे हैं वो भी इससे महफूज रहेंगे, और आपकी फ़ैमिली वाले भी महफूज रहेंगे, और आपका ख़ानदान भी महफूज रहेगा इससे। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्यूनाइजेशन का अमल। इन जानिज़म में हमें खुद बीमारियों से बचाते हैं, और सिर्फ चंद बीमारियों
में जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसका मुदाफ़ती निज़ाम इस बीमारी के ख़िलाफ़ असर करना शुरू कर देता है और कोई मुदाफ़ित पैदा कर लेता है। जब वो बीमारी दोबारा उसी शख्स पर अमल करती है तो वो महफूज़ रहता है। उन चंद बीमारियों के जरासीम निहायत कलील और महफूज़ मिक़दार में जिस्म में दाख़िल करने के अमल को इम्यूनाइज़ेशन कहते हैं। मतलब कि ये कहता है कि इंसान जिस्म में जो भी बीमारियाँ खुद बचाते हैं, चंद बीमारियों को जो से बीमार होता है, उसको मुदाफ़ी निज़ाम उस बीमारी के खिलाफ असर करना शुरू करता है। यही बात मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर किसी भी इंसान को बीमारी लगती है, तो उसके अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि क़ुव्वत मुदाफ़त उसका बढ़ा हुआ होगा, तो उसको पहले ही 1-2 दिन उस बीमारियों को सीरियस लेगा और तीसरे दिन उस बीमारी को ख़त्म करके एक साइड पे कर देगा, ताकि वो बीमारी ख़त्म हो सकती है उसके जिस्म से, ताकि उसके जिस्म को जो भी इम्यूनाइज़ उसके ज़माने को इम्यूनाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उस जिस्म के अंदर पहले ही बीमारी को ख़त्म करने की जो भी उसकी पावर होती है, या फिर एंटीजन या आप इसे कह लें, जो उसके जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। दूसरी अगली बात ये है कि इस तरह मुदाफ़ती निज़ाम भरपूर तरीके से बीमारी का मुकाबला करना, अगर कोई मरीज़ ना वो उस बीमारी का हमला हो जाए, मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पहली दफ़ा एक दफ़ा उससे बीमारी से बच गया, तो नेक्स्ट दफ़ा उसके जो जिस्म के एंटीजन होंगे, वो उससे पहले से ज़्यादा उसको मारने के लिए बेचैन होंगे, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट उसकी रिपोर्ट तैयार कर चुके होंगे और उसको उसके मुताबिक डील करना जानते होंगे, क्योंकि उसके जिस्म में एंटीजन और उसके कोड मुताबिक जो पहले से भी होगी, वो उसको हराने में कामयाब हो पाएगी। इस तरह दूसरी बात, जब उसको बीमारी वो भी हमला करना, उस जिस्म पर हमला करना, या फिर बीमारी उस शख्स पर जब भी उस बीमारी पर हमला करेगी, तो उसके जिस्म में जो एंटीजन जो भी इम्यूनिटी सिस्टम होगा, वो उसको जिस्म में अंदर होने से पहले ही मार देगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत से इम्यूनिटी जो भी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको पहले ही उस पर अलर्ट कर देती है, ताकि जो बीमारी है वो उसको पहले ही पहचान लेती है, जो पहचानने से पहले ही उसको जिस्म के अंदर नहीं जाने देती थी, ताकि वो उसको बीमारियों को, अगर आपकी जिल्द है ना, ये जिल्द आपको पता तो करें, तो सबसे पहले इसमें ऐसे हाथ बंधे हुए ना एक चेन होती है। ये आपको चेन इसलिए बता रहा हूँ कि ये चेन, जब कोई चीज़ आपकी सुई की तरह, आपको सुई और जिस्म के अंदर हाथ के अंदर आप ऐसे डुबोए ना, तो सबसे पहले वो आपको वो जो भी इंजेक्ट या वो मादा होगा ना, सबसे पहले आप उसकी जो जिल्द है ना, जिल्द के अंदर एक चीज़ होती है, मतलब कि जो जो आप कोई एंटीजन कह लें, एंटीजन अब वो सही समझ आएगा, क्योंकि एंटीजन सबसे पहले तो उस बीमारी को तशख़ीस करता है। अगर ये ख़तरनाक होगा तो उसको वापसी रिजेक्ट कर देगा, अगर ये पहली दफ़ा होगा तो ये जिसको अपने जिस्म के अंदर आने देगा, क्योंकि ये किसी चीज़ को अपने जिस्म के अंदर लाने का सबसे पहले ये होता है कि अगर वो चीज़ नुकसानदाह तो नहीं है, अगर वो पहली दफ़ा लगाई जाए, नई कोई बीमारी होगी, तो अगर उसका जिस्म उसका एंटीजन मौजूद होगा, तो उसको पहले आने से पहले ही रोक देगा। अगर वो नहीं आएगा तो पहले उसको फ़िल्टरेट अमल में गुज़ारेंगे, अगर वो उससे पास हो गया, तो फिर दूसरे अमल में, फिर तीसरा अमल में, फिर चौथे अमल में, फिर पाँचवें अमल के बाद फिर वो जिस्म के अंदर जाती है। तो आपको ये एंटीजन वाला किस्सा समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये दूसरे लफ्ज़ों में बताऊँ, और एक ये एंटीजन होता है और एंटीबॉडीज़ होता है। अगर मैं आपको एंटीजन की तरीक़े बताऊँ कि आज कल जो कोरोना है, तो कोरोना में एंटीजन का काम कौन कर रहा होता है? जो जो वैक्सीन होती है ना, इसकी वैक्सीन एंटीजन हमेशा बाहर से डाला डाला जाता है। अगर वो कुदरती तौर पर आपके जिस्म के अंदर हो, वो और बात होती है, मगर एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडीज़ होता है। एंटीजन आप जिस्म के तौर पर पहले बाहर से मुंतकिल किया जाता है, और एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जब वो जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो वो अपने जिस्म के जो भी हैं, मतलब कि जो ब्लड वेसल जो भी हैं, वो उनको मुतहर्रिक कर देता है, उनको अलर्ट कर देता है कि इसके खिलाफ ये काम करें, और वो ब्लड वेसल जो भी रेड ब्लड सेल होते हैं, जो भी उनके अंदर जो भी ज़रात होती हैं, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनको आगाह करते हैं कि आप इसके खिलाफ लड़ें। तो उम्मीद है मुझे आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हुई है। अगर कोई वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।